जुबान मीठी हो पर मन में जहर भरा हो तो ऐसा इंसान आपके जीवन में वैसा ही तूफान खड़ा कर सकता है जैसा कभी महाभारत में हुआ था। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक स्पाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है सेठ धनवंत से, जो अपने ईमानदार नौकर भोला के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दोनों घोड़ों पर सवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सफर लंबा था और जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रास्ते के किनारे एक शांत नगरी दिखाई दी। थक चुके थे, इसलिए दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया और एक सुरक्षित जगह पर अपना टेंट लगा लिया। टेंट तैयार होने के बाद सेठ धनवंत ने भोला को पुकारते हुए कहा, भोला, शहर जाकर रात के खाने का सामान ले आओ। भोला पैसे लेकर नगरी की ओर बढ़ गया, पर जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने का दृश्य उसने जीवन में पहली बार देखा था। द्वार पर एक मजबूत खंभे से एक कुत्ता बांधा हुआ था, सूखा, बूढ़ा और बिल्कुल शांत। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करता या बाहर निकलता, वह इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारकर ही आगे बढ़ता था। भोला यह देखकर घबरा गया कि लोग एक बेजुबान जीव के साथ इतनी कठोरता क्यों कर रहे हैं। जब वह आगे बढ़ने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और सख्त आवाज में कहा, यदि शहर में जाना है तो नियम का पालन करो। इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारो। ऐसा किए बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मजबूर होकर भोला ने 2 जूते मारे और भीतर चला गया। सामान लेकर लौटते समय भी उसे वही नियम निभाना पड़ा। टेंट पर वापस आकर भोला ने जल्दी जल्दी खाना पकाया, सेठ को परोसा और फिर खुद भी खा लिया। जब सारा काम पूरा हो गया तो वह सेठ धनवंत के पास बैठकर बोला, मालिक, ये कैसी नगरी है जहां लोग अपने गुस्से का निशाना एक बेजुबान कुत्ते को बनाते हैं। मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर कुत्ता रस्सियों से बंधा था और आने वाले हर व्यक्ति को उसके सिर पर 2 जूते मारने पड़ते हैं। बताइए, उसने ऐसा क्या अपराध किया होगा जो उसे यह अजीब और कठोर सजा मिली है। सेठ धनवंत कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, भोला, जिसे तुम एक साधारण कुत्ता समझ रहे हो, वह कोई मामूली जानवर नहीं है। यह वही कुत्ता है जिसने राजा प्रताप के विरुद्ध इतना भयावह षड्यंत्र रचा था कि पूरा राज्य संकट में पड़ गया था। यह योजना लगभग सफल भी हो गई थी, पर कहते हैं ना, पाप चाहे कितना छिपा लो, एक दिन सच्चाई उभर ही आती है। जब इसके अपराध सामने आए, तभी राजा प्रताप ने आदेश दिया कि राज्य में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारे, ताकि सबको याद रहे कि विश्वासघात का यही परिणाम होता है। सेठ आगे बोले, राजा प्रताप साधारण राजा नहीं थे। वे 14 विद्या के जानकार थे और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अन्य राजाओं से कई कदम आगे माने जाते थे। उनकी विद्वता ने उनका व्यक्तित्व अद्वितीय बना दिया था। पर जिस दिन इस कुत्ते की साजिश का भांडा फूटा, उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस शांत राज्य को हिलाकर रख दिया। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। और सेठ धनवंत ने धीरे धीरे उस गहरी और खतरनाक साजिश का पर्दा उठाना शुरू किया, जिसने राजा प्रताप के जीवन और राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। एक दिन राजा प्रताप के विशाल महल में एक प्रसिद्ध और तेजस्वी आर्षी आए। राजा ने तुरंत झुककर उनका सम्मान किया और विनम्र आवाज में बोली, अर्षिवर, मैं 15वीं विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि ने राजा को देखते हुए कहा, राजन, यह विद्या अत्यंत कठिन साधना और अनिश्चित समय मांगती है। इसे सीखने में व्यक्ति को कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और यह कह पाना भी संभव नहीं कि इसे सिद्ध करने में महीनों लगेंगे या वर्षों। इतने लंबे समय तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? मेरा सुझाव है कि तुम इस विचार को त्याग दो, यही भलाई होगी। परंतु राजा प्रताप अड़ गए और दृढ़ स्वर में बोले, नहीं गुरुदेव, चाहे यह विद्या जितनी भी कठिन हो और चाहे मुझे जितना भी समय लगे, मैं इसे अवश्य सीखना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन दें। तब आर्षि बोले, यदि तुम अटल हो तो सुनो। यहां से बहुत दूर हिमालय की तलहटी में एक घोर अंधकारमय और घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच कश्यप गुरु की कुटिया स्थित है। वहीं तुम्हें यह गूढ़ विद्या प्रदान कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखना, उस जंगल में घोड़ा नहीं ले जाया सकता। तुम्हें घोड़े को जंगल की सीमा पर ही छोड़ना होगा और शेष मार्ग पैदल ही पूरा करना होगा। वहां कश्यप गुरु गहन तपस्या में मिलेंगे, उनके चरणों में गिरकर विनती करना। पर यदि वे ध्यान मग्न हों तो उनकी साधना को भंग न करना, नहीं तो वे क्रोधित भी हो सकते हैं। यदि उनके हृदय में करुणा जागी तो वे अवश्य तुम्हें यह विद्या प्रदान करेंगे। यह कहकर राष्ट्रकी वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा प्रताप ने तुरंत मंत्रियों को सभा में बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य से लंबे समय के लिए राज्य से दूर जा रहा हूं। यह कहना कठिन है कि मेरी वापसी कब होगी, इसलिए आप सब मिलकर राजकाज को सुचारू रूप से चलाएं। प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना। मंत्रियों को निर्देश देकर राजा महल की ओर बढ़ गए। राजा प्रताप की 2 रानियां थीं, रानी सावित्री और रानी भानुमति। नामों की तरह ही दोनों का स्वभाव भी बिल्कुल अलग था। रानी सावित्री पतिव्रता, शांत और मर्यादित स्वभाव की थीं। वे राजा के दर्शन किए बिना भोजन तो दूर, पानी तक ग्रहण नहीं करती थीं। दूसरी ओर रानी भानुमति थी, जिसका आचरण इन सभी मर्यादाओं से बिल्कुल विपरीत था और जिसका चरित्र राजा को भी कई बार चिंता में डाल देता था। राजा प्रताप रानी सावित्री के कक्ष में पहुंचे और बोले, रानी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य से नगरी छोड़नी पड़ रही है। लौटने में कितना समय लगेगा यह निश्चित नहीं, इसलिए तुम सावधानी से रहना। यह सुनकर रानी सावित्री की आंखें भर आईं और वह बोली, महाराज, मैं तो आपके दर्शन के बिना जल तक ग्रहण नहीं करती। ऐसे अनिश्चित समय में मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? कृपा कर मुझे भी साथ ले चलिए। राजा प्रताप ने शांत स्वरों में कहा, नहीं रानी, मैं वहां ऐसे कार्य से जा रहा हूं जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तुम्हें साथ ले जाना मेरे उद्देश्य में बाधा डाल सकता है। यह सुनकर सावित्री रोते हुए बोली, महाराज, आप जानते ही हैं कि मैं आपके बिना भोजन पानी तक नहीं ले पाती। ऐसे में इतने लंबे समय तक मैं कैसे रहूंगी? तब राजा ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, रानी, इसका एक उपाय है। मैं अपनी प्रतिमा यहां दीवार पर उकेर देता हूं। मेरे लौटने तक तुम इसी प्रतिरूप के दर्शन कर भोजन और जल ग्रहण कर लेना। इतना कहकर राजा प्रताप ने अपनी हूबहू छवि दीवार पर बना दी। सुबह का समय था और महल में हलचल शुरू हो चुकी थी। राजा प्रताप अपनी यात्रा की तैयारी में लगे थे। प्रस्थान से पहले उन्होंने रानी सावित्री को अपने पास बुलाया और नरम लेकिन गंभीर स्वर में बोले, रानी, मैं जिस कार्य के लिए निकल रहा हूं उसका मार्ग अत्यंत उलझनों से भरा है। ऐसा भी संभव है कि लौटने के बाद परिस्थितियां मुझे अपना परिचय देने पर मजबूर कर दें। इसलिए यह मेरी मूंछ का बाल तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे सुरक्षित छिपा कर रखना, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले यही मांगूंगा। यदि बाल तुम्हारे पास होगा तो समझ लेना कि मैं ही राजा प्रताप हूं। इस बात को गुप्त रखना, किसी को भी न बताना। रानी सावित्री ने भावुक होते हुए वह बाल लिया और एक छोटी डिबिया में रखकर गहरे रहस्य की तरह एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। केवल एक मूंछ का बाल रानी के मन में अनेक आशंकाएं जगा गया। क्या ऐसा होने वाला था कि राजा को अपने ही घर लौटने पर सबूत देना पड़े? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन और जोखिम भरी कहा? यात्रा पर रवाना होने से पहले राजा प्रताप ने अपने विश्वसनीय साथी दिवाकर को बुलवाया। पहरेदारों से संदेश मिलते ही दिवाकर तेजी से राजा के पास आए। राजा ने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया और कहा, दिवाकर, इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे राज्य से दूर जाना होगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। दिवाकर तुरंत बोले, महाराज, जैसा आपका आदेश। इसके बाद राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, आवश्यक सामान तैयार करवाया और हिमालय की ओर कठिन यात्रा आरंभ कर दी। कई दिन और रातें पहाड़ों, पत्थरीले रास्तों और ठंडी हवाओं के बीच गुजरती रहीं। अंततः राजा प्रताप और दिवाकर उस घने जंगल के निकट पहुंचे जिसे आशी ने बताया था। चूंकि उस जंगल में घोड़े ले जाना संभव नहीं था, दोनों ने घोड़ों को बाहर ही छोड़ दिया और तलवारों से झाड़ियों को काटते हुए भीतर प्रवेश किया।
लंबे समय तक संघर्षपूर्ण रास्ते पार करने के बाद वे कश्यप गुरु की कुटिया तक पहुंचने में सफल हुए। वह कुटिया देखने में अत्यंत शांत और सुंदर थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। कश्यप गुरु गहन तपस्या में डूबे हुए थे। राजा और दिवाकर थोड़ी दूरी पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया। 1 सप्ताह गुजर गया, पर बाबा ने आंखें नहीं खोलीं। तब राजा प्रताप ने कहा, दिवाकर, जब तक बाबा अपनी साधना से बाहर नहीं आते, हम आश्रम की सफाई कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर कुटिया और आसपास की जगह साफ की, जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर जमा की और नए पौधे व फूल लगा दिए। लगभग 1 माह बाद एक सुबह कश्यप गुरु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने राजा और दिवाकर को बैठे देखकर उन्होंने कहा, आओ बच्चों, तुम दोनों इस भयावह जंगल को पार कर मेरे पास पहुंचे हो। यहां आम इंसान आ ही नहीं पाता। अवश्य ही कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण रहा होगा जो तुम इतनी कठिनाइयां झेलकर आए हो। यह सुनकर राजा प्रताप और दिवाकर आगे बढ़े। राजा ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं राजा प्रताप हूं। बड़ी आशा से आपके चरणों में आया हूं। मेरी एक गंभीर समस्या है, कृपा कर उसका समाधान दें। बाबा कश्यप ने शांत स्वर में पूछा, बताओ राजन, तुम्हें क्या कष्ट है? राजा ने उत्तर दिया, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। यदि आप कृपा करें तो मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। कश्यप गुरु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम बहुत भारी इच्छा लेकर आए हो राजन। पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, हमारे राज्य के एक आर्षि ने आपका मार्ग बतलाया। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जान लो, यह विद्या हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें अनगिनत कठिनाइयां आएंगी। क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? राजा प्रताप दृढ़ता से बोले, गुरुदेव, यदि यह विद्या पाने के लिए प्राण भी देने पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर कठिनाई स्वीकारने को तैयार हूं। तब बाबा ने गहन स्वर में कहा, राजन, यह विद्या साधारण नहीं। 15वीं विद्या से किसी मृत शरीर में प्राण डाले जा सकते हैं, लेकिन इसका मूल्य भारी है। जिसे तुम जीवित करोगे, उसके शरीर में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर निष्प्राण हो जाएगा। बाद में तुम वापस अपने शरीर में लौट सकोगे, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जोखिम भरी है। दूसरा नियम यह है कि विद्या सीखते समय तुम्हें केवल एक समय भोजन मिलेगा। तीसरा, इस साधना की कोई समय सीमा नहीं है। यह कल सीखी जाए या वर्षों में, कहना असंभव है। राजा बिना झिझक बोले, गुरुदेव, मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूं। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, कल सुबह से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। अगले दिन प्रभात होते ही बाबा कश्यप गुरु ने राजा प्रताप को अपने सामने बैठाया और गूढ़ मंत्र सिखाने लगे। राजा प्रताप का कठोर साधना का मार्ग प्रारंभ हो चुका था, लेकिन पीछे बैठा दिवाकर भी मंत्रों को ध्यान से सुन रहा था और बिना किसी को बताए वह भी उन्हीं मंत्रों को मन ही मन दोहराने लगा। राजा प्रताप की शिक्षा का सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। दिवाकर प्रतिदिन राजा के पीछे बैठकर चुपचाप वही मंत्र दोहराता जिन्हें बाबा कश्यप राजन को सिखाते थे। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे और कठोर तप व एक समय भोजन की प्रक्रिया ने राजा प्रताप को भीतर से तपाकर दृढ़ बना दिया। इसी तरह पूरे 12 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में राजा प्रताप पूर्ण रूप से 15वीं विद्या में निपुण हो गए और उनके पीछे बैठा दिवाकर भी हर मंत्र और हर प्रक्रिया को मन ही मन दोहराकर इस विद्या को सीख चुका था। हालांकि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। आखिर वह दिन आ गया जब बाबा कश्यप ने राजा प्रताप की ओर देखकर कहा, राजन, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। तुम राज्य लौट सकते हो। ध्यान रखना, इस विद्या का कभी भी गलत प्रयोग मत करना। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए सहमति दी। अगली सुबह राजा प्रताप ने बाबा कश्यप के चरणों का स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया और दिवाकर के साथ वापस लौटने का मार्ग पकड़ा। चूंकि घोड़े जंगल के बाहर ही छोड़ दिए गए थे, इसलिए दोनों पैदल ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब दिवाकर के मन में कपट अंकुरित होने लगा था। लंबे समय तक साथ रहने वाला वही दिवाकर
अब एक भयानक योजना बना रहा था। चलते चलते अचानक वह चुप हो गया और उदास स्वर में जमीन देखने लगा। राजा प्रताप ने चिंतित होकर पूछा, दिवाकर, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? दिवाकर ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद आपने यह अद्भुत विद्या प्राप्त की है। मेरा विचार है कि इसे एक बार आजमा कर देख लेना चाहिए, वरना राज्य में लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। राजा प्रताप को उसका सुझाव ठीक लगा और उन्होंने कहा, हां, इसमें हर्ज क्या है, आजमा कर देखते हैं। दिवाकर बोला, आप यहीं ठहरें, मैं अभी आता हूं। वह थोड़ी दूर जाकर एक मृत तोता उठा लाया और राजा के सामने रखते हुए बोला, महाराज, इस मृत तोते पर अपनी विद्या आजमाए। राजा प्रताप मंत्र जाप करने लगे और पल भर में उनके प्राण उस तोते में प्रवेश कर गए। तोता जीवंत होकर उछला और राजा का शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी दिवाकर ने अपनी भयंकर योजना का अगला कदम उठाया। उसने तुरंत वही मंत्र पढ़ा और अपने प्राण राजा प्रताप के शरीर में डाल दिए। अब दिवाकर का शरीर भी निष्प्राण होकर गिर पड़ा। इस प्रकार राजा प्रताप तोता बन गए और दिवाकर राजा प्रताप के स्वरूप में। यह दृश्य देखकर तोता रूप में बैठे राजा प्रताप स्तब्ध रह गए। दिवाकर, तुमने यह कैसे कर लिया? दिवाकर हंसते हुए बोला, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा हूं। मैंने सब कुछ आपके पीछे बैठकर सीख लिया था। राजा प्रताप क्रोध में फट पड़े। दिवाकर, यह विश्वासघात है। तुमने धर्म और मर्यादा दोनों तोड़ी हैं। अपने शरीर में वापस जाओ और मेरा शरीर मुझे लौटा दो। दिवाकर हंस पड़ा, आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? जब राजा बनने का मौका खुद चलकर आया है तो मैं क्यों छोड़ूं? आप अब एक तोते हो, मेरी क्या बिगाड़ लोगे? मैं अब वही सब सुख भोगूंगा जो एक राजा भोगता है। इतना कहकर दिवाकर पत्थर उठाकर तोते पर हमला करने दौड़ा ताकि राजा प्रताप के प्राण हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तोता घबराकर उड़ गया और पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर दिवाकर को देखता रहा। उसका हृदय विश्वासघात के भार से टूट चुका था। जिस पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूं? उधर दिवाकर ने अपने पुराने शरीर को लकड़ियां इकट्ठा करके जलाया और राजा प्रताप का रूप धारण किए हुए राज्य की ओर चल पड़ा। वह लगातार दिन रात चलता रहा और अंततः नगरी के द्वार तक पहुंच गया। पहरेदारों ने राजा प्रताप का चेहरा देखकर तुरंत सूचना दरबार में भेज दी। दरबार के मंत्री, सैनिक और राजपुरोहित सभी अत्यंत प्रसन्न होकर फूल मालाएं, मिठाइयां और स्वागत सामग्री लेकर महल के द्वार पर एकत्र हुए। पूरी नगरी में उत्सव जैसा माहौल था। किसी को भी यह संदेह नहीं हुआ कि यह वास्तविक राजा है या कोई और। महल को दुल्हन की तरह सजाकर एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया और उसी धोखेबाज दिवाकर को पूरे सम्मान के साथ राजा प्रताप के रूप में राजमहल में प्रवेश कराया गया। पूरे राज्य में तत्काल घोषणा करवा दी गई कि महाराज प्रताप अपना आवश्यक और अत्यंत गोपनीय कार्य पूर्ण करके पूरे 12 वर्षों बाद अपनी नगरी में लौट आए हैं। महल के भीतर मौजूद सभी मंत्री और दरबार के वरिष्ठ सदस्य दिवाकर के चेहरे को देखते ही उसे पहचान गए, क्योंकि वह पहले से ही महल में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आदतें, बोलचाल और व्यवहार अच्छी तरह जानता था। उसने सबके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे राजा प्रताप किया करते थे, इसलिए किसी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। लंबे समय बाद अपने राजा को देखकर दरबारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और सभी ने मिलकर उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। दरबार में सबके साथ औपचारिक बातें पूरी करने के बाद राजा प्रताप का रूप धारण किए दिवाकर सीधे रानी के महल की ओर बढ़ चला। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वहां की दासी आरती की थाली और पुष्पों की थाल लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि रानी के निर्देशानुसार राजा का विधिवत स्वागत किया जा सके। लेकिन जैसे ही दिवाकर, जो अब राजा प्रताप का रूप लिए हुए था, वहां पहुंचा और उसने देखा कि रानी सावित्री स्वयं वहां उपस्थित नहीं हैं, तो वह ठिठक गया। उसने कठोर स्वर में कहा, ठहरो दासी, हम तब तक भीतर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक हमारी रानी सावित्री स्वयं आकर हमारा स्वागत नहीं करती। उसके आदेश पर तुरंत भीतर संदेश भेजा गया
और रानी सावित्री अपने हाथों में आरती की थाली लिए शांत भाव से द्वार पर आ पहुंची। रानी सावित्री ने राजा को देखा, किंतु उनके चेहरे पर वह स्वाभाविक प्रसन्नता दिखाई नहीं दी जो इतने वर्षों बाद पति के दर्शन से होनी चाहिए थी। वे चुपचाप खड़ी रहीं। यह देखकर दिवाकर, जो ऊपर से राजा बनने का अभिनय कर रहा था किंतु भीतर ही भीतर घबराया हुआ था, मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ रानी? क्या हमें देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? 12 वर्षों की कठिन यात्रा से लौटकर हम आज आपके सम्मुख खड़े हैं। आइए, हमारी आरती कीजिए और हमें अपने कक्ष तक ले चलिए। रानी सावित्री शांत स्वर में बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और आदर सहित आपको अपने कक्ष में ले भी चलूंगी, परंतु उससे पहले आपको वह बात याद करके बतानी होगी जो आप उस दिन कहकर गए थे जब आप इस महल से प्रस्थान कर रहे थे। दिवाकर कुछ क्षण के लिए घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही राजसी कठोरता बनाए रखी और बोला, रानी, 12 वर्ष पुरानी बातों को इतना मन में बांध कर रखना किसी सुशील स्त्री के लिए उचित नहीं। ऐसी छोटी मोटी बातें किसे याद रहती हैं? आप आरती कीजिए। सावित्री ने तुरंत दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, जब तक आप उस वार्ता का परिचय नहीं देंगे तब तक मैं न तो आरती करूंगी और न आपको महल में प्रवेश करने दूंगी। पहले आप वही बात बताइए जो प्रस्थान करते समय कही थी। यह सुनकर दिवाकर के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, यह रानी तो दिखने से कहीं अधिक बुद्धिमान है। लगता है यहां तो मेरी एक भी चाल नहीं चलेगी। मामला मेरी सोच से ज्यादा कठिन है। दिवाकर रानी सावित्री से निराश होकर तुरंत अपना रुख भानुमति के महल की ओर कर लिया। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि रानी भानुमति तो पहले से ही आरती का थाल लिए राजा के स्वागत के लिए खड़ी थीं। 12 वर्षों बाद अपने प्रिय राजा को देखकर उनके चेहरे पर अपार खुशी छलक आई। उन्होंने प्रसन्नता से आरती उतारी और उसे सम्मानपूर्वक अपने कक्ष में ले गईं। महल में दिवाकर ने भानुमति को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राजा प्रताप के रूप में वह सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने लगा। आधी रात बीतते बीतते रानी भानुमति गहरी नींद में चली गईं, पर दिवाकर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में अब एक भय लगातार उभरता जा रहा था। वही तोता जिसमें खुद राजा प्रताप के प्राण बसे थे, कहीं उड़कर नगरी तक न पहुंच जाए और लोगों के सामने उसके छल का पूरा भेद न खुल जाए। इसी चिंता से व्याकुल होकर दिवाकर एक कपटी योजना पर विचार करने लगा, ताकि वह तोता किसी भी कीमत पर जीवित न बचे और उसका राज सिंहासन सुरक्षित रहे। उधर असली राजा प्रताप, जो अब तोते के रूप में ब्याबान जंगलों में भटक रहे थे, पानी की तलाश में उड़ते उड़ते एक पुरानी बावड़ी तक आ पहुंचे। यह वही स्थान था जहां पहले से 49 तोते रहते थे। इन तोतों ने जैसे ही इस नए प्यासे तोते को पानी पीते देखा, वे खुशी से फुदकते हुए इकट्ठे हो गए और आपस में चहकते हुए बोले, चलो इससे दोस्ती करते हैं। यह भी हमारा साथी बन गया तो हम पूरे 50 तोते हो जाएंगे। सारे तोते राजा प्रताप के पास आए और अपनी तोतियां भाषा में उससे बातचीत करने लगे। राजा प्रताप ने, जो 15वीं विद्या के कारण सभी जीवों की बोली समझते थे, वही भाषा अपनाते हुए धीरे से कहा, देखो मित्रों, मैं अकेला हूं, मेरा कोई परिवार नहीं, दुनिया देखता घूमता यहां तक चला आया हूं। यदि तुम लोग मुझे अपना साथी बनाना चाहते हो तो मैं भी पूरे दिल से तैयार हूं। यह सुनकर सभी तोते बेहद खुश हो गए और उसे अपने साथ रखने लगे। दिन बीतते गए और राजा प्रताप अपनी समझदारी, अनुभव और 15वीं विद्या के ज्ञान से सभी तोतों को जीवन की अच्छी बातें बताने लगे। उनके आने के बाद से तोतों को पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रताप उन्हें हर बार सही स्थान पर ले जाते थे जहां पानी उपलब्ध मिलता था। धीरे धीरे सभी तोते उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित होने लगे। अंततः एक दिन उन्होंने मिलकर राजा प्रताप को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा प्रताप उन सभी के साथ सुरक्षित और संतोषपूर्ण जीवन बिताने लगे, क्योंकि एक जानकार, दूरदर्शी और विद्या संपन्न राजा उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी संकट को आने से पहले ही भांप लेता था। इधर दिवाकर, जो राजा प्रताप के रूप में राज्य चला रहा था,
अपने भीतर पल रहे डर को मिटाने के लिए एक अत्यंत कठोर आदेश जारी कर बैठा। उसने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति एक मृत तोता लेकर आएगा उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। 2 लाएगा तो 2, 10 लाएगा तो 10, और जो 50 तोते लाएगा उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। यह आदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि इतना निर्मम आदेश राजा प्रताप कैसे दे सकते हैं, परंतु राजा की अवज्ञा करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आदेश जन जन तक पहुंचते ही आलसी और निठल्ले लोग जंगलों में तोते मारकर लाने लगे। शाम होते होते कोई 1 तोता लेकर आता, कोई 2, कोई 10। जितनी संख्या में तोते आते उतने ही स्वर्ण सिक्के दिए जाते। यह विचित्र और क्रूर आदेश आसपास के नगरों तक भी फैल गया और लोग धड़ाधड़ तोतों का शिकार करने लगे। बेचारे तोते समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका दोष क्या है और उन्हें इतने निर्दयी ढंग से क्यों मारा जा रहा है। आखिर यह समाचार जंगल में भी पहुंच गया। राजा प्रताप, जो अब अपने 49 साथियों के मुखिया थे, यह सुनते ही सिहर उठे कि दिवाकर ने राज्य में तोतों को मारने का फरमान जारी कर दिया है। वे तुरंत सभी 49 तोतों को एकत्र कर बोले, सावधान हो जाओ मित्रों, एक बड़ी मुसीबत हमारी ओर बढ़ती आ रही है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, नहीं तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। सभी तोते अपने मुखिया के चारों ओर इकट्ठा होकर बोले, मुखिया जी, आप जैसा आदेश देंगे हम सब वैसा ही करेंगे। अब राजा प्रताप पर उन 49 तोतों की सुरक्षा का पूरा भार था, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी खतरे को पहले से भांपते रहते थे। एक दोपहर की बात है, जब सभी तोते पेड़ की डालियों पर बैठे धूप सेंक रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूर से एक शिकारी को आते देखा। उसके कंधे पर धनुष बाण टंगा था और उसकी नजर सीधे उसी पेड़ की ओर थी। वह तोता घबराहट में तुरंत अपने मुखिया के पास उड़ा और सारी स्थिति बता दी। शिकारी को आते देख राजा प्रताप ने बिना समय गंवाए सभी तोतों को एकत्र किया और बोला, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। उसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम में से 2-3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। राजा प्रताप ने आगे योजना समझाते हुए कहा, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुशी से झूम उठेगा। फिर वह एक एक कर हमें पकड़ने की सोचेगा। तुम सबको एक नाटक करना होगा। अपनी गर्दन ऐसे लटका लेना कि लगे जैसे हम सब मर चुके हैं। वह पेड़ पर चढ़ेगा और एक एक कर हमें नीचे पटकेगा। जब भी कोई तोता नीचे गिरेगा, पट की आवाज आएगी। तुम सब उस आवाज की गिनती करते रहना। जैसे ही पट की 50वीं आवाज आए, तुम सब एकदम से उड़ जाना। उस समय शिकारी पेड़ पर ऊपर होगा और उसके पास न धनुष होगा न बाण। हम सुरक्षित निकल जाएंगे। सभी तोते राजी होकर बोले, जैसा आप कहें मुखिया जी। अब सारे तोतों ने पेड़ की शाखाओं पर अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, मानो वे सब मृत पड़े हों। थोड़ी देर बाद शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचा और इतने सारे तोते देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा कि आज तो वह मालामाल हो जाएगा। उसने अपना धनुष बाण नीचे रखा और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। फिर वह एक एक कर तोतों को नीचे फेंकने लगा। प्रत्येक गिरावट के साथ पट की आवाज आती रही। सभी तोते नीचे गिरे, अपने साथियों की गिनती मन ही मन करते रहे। जब आवाज 49 तक पहुंची, तब केवल राजा प्रताप बचे थे। शिकारी जैसे ही उन्हें पकड़कर नीचे फेंकने लगा, उसी समय उसका पैर फिसला और उसकी चप्पल नीचे गिर गई। उसके गिरने से पट की 50वीं आवाज पूरी हुई। इतना होते ही सभी नीचे पड़े तोते एक साथ पंख फैलाकर उड़ गए और आसमान में छा गए। शिकारी समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, पर उसके हाथ में केवल एक तोता, राजा प्रताप ही बच पाया। शिकारी आग बबूला होकर चिल्लाया, अरे धूर्त तोते, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। कम से कम एक सोने का सिक्का तो मिलेगा ही। वह तोते को कसकर पकड़ते हुए पेड़ से नीचे उतरा और नगरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक राजा प्रताप, जो तोते का रूप लिए थे, मनुष्य की भाषा में बोले, भाई शिकारी। यह सुनकर शिकारी दंग रह गया। उसने अविश्वास में कहा, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो। तोता बोला, हां भाई,
और मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। तुम मुझे राजा के पास मत ले जाओ, उसकी जगह किसी सेठ के पास ले चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें एक नहीं, पूरे 50 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। शिकारी का लोभ जाग उठा। 50 सोने के सिक्के? तोता बोला, हां भाई, बिल्कुल 50। बस मुझे राजा तक मत पहुंचाना। शिकारी ने लालच में आकर हामी भर दी और उसे शहर के सबसे अमीर सेठ के घर ले गया। सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? सेठ ने बिना रुचि दिखाए कहा, मुझे तोता नहीं चाहिए, इसे राजा के पास ले जाओ, वहां तुम्हें एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता आपसे बात कर सकता है? यह सुनकर सेठ अचकचा कर बोला, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, और बहुत समझदारी से बोलता है। सेठ ने तोते से बातचीत शुरू की। तोते ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में खरीद लीजिए, मैं आपको इसके बदले 1 लाख सिक्कों की आमदनी कराऊंगा। यदि आपने मुझे नहीं खरीदा तो यह शिकारी मुझे राजा के पास ले जाएगा और वहां मेरी मृत्यु निश्चित है। सेठ उसकी बुद्धिमानी और तर्क सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत 50 सोने के सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब राजा प्रताप बने तोते ने शिकारी की ओर देखकर कहा, भाई शिकारी, अपने ईमान पर कायम रहना, किसी से मत कहना कि तुमने एक बोलने वाला तोता किसी सेठ को बेचा है। और शिकारी खुशी खुशी चुपचाप वहां से अपने 50 सोने के सिक्कों के साथ निकल गया। शिकारी ने राज स्वीकार किया और प्रसन्न मन से अपने घर लौटा। जब सब हलचल शांत हो गई, व्यापारी ने चुपचाप उस बोलने वाले पक्षी से पूछा, भाई, तुम कहते थे कि मुझे अपार धन कमाकर दे सकते हो, पर यह कैसे संभव है? पक्षी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, व्यापारी जी, यदि आप मेरी सलाह पर पूर्ण विश्वास करके चलते रहें तो देखना आपके भंडार सोने से भर जाएंगे। व्यापारी ने तुरंत कहा, ठीक है, अब तुम जो कहो वही करूंगा। पक्षी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कल सूर्योदय से पहले बाजार जाकर जितने भी चने मिलें सब खरीद लेना, अगले सप्ताह उनका दाम अचानक दुगना होगा। व्यापारी ने उसी क्षण उसकी बात मान ली और पूरे नगर का चना खरीद लिया। सप्ताह भर में वाकई चने की कीमत दोगुनी हो गई। व्यापारी ने वही माल दोगुनी कीमत पर बेच दिया और उसे भारी लाभ हुआ। इतने लाभ को देख वह आश्चर्यचकित भी था और पक्षी की चतुराई से बेहद खुश भी। उसने उस पक्षी की खूब देखभाल शुरू कर दी, उसे बढ़िया भोजन दिया और रोज उससे सलाह लेने लगा। कुछ महीनों में व्यापारी की तिजोरियां खनखनाने लगीं और उसका नाम अमीरों में गिना जाने लगा। एक दिन व्यापारी ने भावुक होकर पक्षी से कहा, भाई, तूने मेरी किस्मत बदल दी, तू बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? यह सुनकर पक्षी शांत स्वर में बोला, व्यापारी जी, अब समय आ गया है कि मैं अपना असली भेद आपको बता दूं, लेकिन वचन दें कि आप इसे किसी से कहेंगे नहीं। व्यापारी ने तुरंत प्रतिज्ञा ली। पक्षी ने धीमे से कहा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं असल में राजा प्रताप हूं। मुझे छल से पकड़कर यह रूप दिया गया है और जिस योजना से मुझे मारने की बात चली वह भी मुझे ही समाप्त करने के लिए बनाई गई थी। सारी बातें सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह पक्षी बने राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे भारी भूल हुई, अनजाने में मैंने आपको एक सेवक की तरह रखा, कृपया क्षमा करें। राजा प्रताप बने पक्षी ने उसे सांत्वना दी और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यदि तुम मेरी कुछ सहायता कर सको तो किसी तरह मुझे गुप्त रूप से रानी सावित्री तक पहुंचा दो, बस यही मेरी प्रार्थना है। व्यापारी ने दृढ़ता से कहा, महाराज, चाहे कितने भी संकट क्यों न आ जाएं, मैं आपको आपकी रानी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। कुछ दिन बाद व्यापारी ने एक योजना बनाई। पक्षी को सुरक्षित ढककर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद वह राजा प्रताप के राज्य में पहुंचा और रानी सावित्री के महल के बाहर प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद एक दासी बाहर निकली। व्यापारी तुरंत दौड़ा और बोला, बहन, कृपया मुझे एक क्षण के लिए रानी से मिलवा दो, मैं बहुत दूर से एक गंभीर कारण लेकर आया हूं। दासी तुनकते हुए बोली, हमारी रानी किसी भी अजनबी से मिलने नहीं आती, हटो यहां से। व्यापारी ने धीरे से कहा, बस
यह संदेश रानी तक पहुंचा दो कि एक व्यापारी पैदल चलकर आया है। उसके पास अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। इतने सोने का नाम सुनते ही दासी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, इतना आसान काम और इतना बड़ा इनाम। वह बोली, पहले सिक्के दो। व्यापारी ने तुरंत 100 सोने के सिक्के उसके हाथ पर रख दिए। दासी सीधी रानी के पास गई और बोली, महारानी, एक व्यापारी दूर राज्य से आया है, बड़ी समस्या लेकर। यदि अनुमति दें तो उसे भीतर बुलाऊं। रानी ने थोड़ी देर सोचकर सहमति दे दी। दासी ने व्यापारी को भीतर ले जाकर रानी के सामने खड़ा किया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर विनती की, महारानी, मुझे बस 1 मिनट अकेले में आपसे बात करनी है। रानी ने तुरंत कक्ष खाली करवाया। जैसे ही अंदर सब निकल गए, व्यापारी ने अपनी चादर हटाई और उसमें छिपे पक्षी को बाहर निकाला। वह बोला, महारानी, यह कोई साधारण पक्षी नहीं, ये स्वयं आपके स्वामी राजा प्रताप हैं। रानी आश्चर्य में डूब गईं और बोली, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि यह पक्षी वही हैं? तभी पक्षी ने अत्यंत परिचित आवाज में कहा, रानी, क्या आज भी आपने वह मूंछ का बाल संभाल कर रखा है जो मैं युद्ध पर जाते समय आपको देकर गया था? यह सुनते ही रानी सावित्री सन्न रह गईं। वह रोते हुए पक्षी को सीने से लगा लिया। वर्षों बाद अपने राजा को पाकर उनकी आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने व्यापारी का गहरा आभार व्यक्त किया और उसे बहुमूल्य हीरे जवाहरात देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। अब रानी सावित्री को राजा प्रताप ने विस्तार से अपनी सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह दिवाकर ने उनके साथ छल किया और उन्हें धोखे में रखा। राजा ने बताया कि कैसे वह रूप बदलकर एक सामान्य पक्षी का रूप धारण कर चुका था और उसे मारने की योजना भी उसी छल का हिस्सा थी। रानी सावित्री ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, महाराज, यह मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वह बहुरूपिया कोई और है। जब वह मेरे महल में आया, मैंने उसे तुरंत वह निशानी देने को कहा जो आपने मुझे सौंपी थी, और वह इसका उत्तर देने में असफल रहा। फिर वह लगातार नए बहाने बनाने लगा। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। रानी की बात सुनकर राजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा सहयोग मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम मेरी योजना के अनुसार काम करोगी तो हम इस दुखद परिस्थिति से जल्दी मुक्ति पा लेंगे। रानी सावित्री ने पूर्ण विश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, आपकी 15वीं विद्या और आपकी सूझबूझ पर मेरा पूरा भरोसा है। मैं आपकी योजना के अनुसार ही काम करूंगी। राजा प्रताप ने योजना का पूरा विवरण रानी को सुनाया। उन्होंने कहा, देखो रानी, केवल हम दोनों और सेठ को ही यह रहस्य पता है कि मैं वास्तव में राजा प्रताप हूं। अगली योजना इस प्रकार है कि सबसे पहले तुम्हारे आदेश पर सैनिक एक मरा हुआ कुत्ता महल में लाएंगे। फिर एक विश्वसनीय दासी को संदेश भेजकर दिवाकर के पास यह संदेश भेजा जाएगा कि रानी सावित्री उसकी गलतियों को भूलकर उसे महल में आमंत्रित कर रही हैं और मेरी मौजूदगी छुपी रहेगी ताकि मैं पूरी घटना को देख सकूं, लेकिन कोई मुझे देख न सके। रानी सावित्री ने योजना को अच्छी तरह समझ लिया और तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। उसने भरोसेमंद दासी के माध्यम से दिवाकर तक संदेश भेजा, जिसमें रानी ने माफी मांगते हुए उसे महल आने का निमंत्रण दिया। दासी ने तुरंत दिवाकर तक यह संदेश पहुंचाया और बोली, महाराज, रानी सावित्री आपको याद कर रही हैं। वे आपके साथ अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा याचना करती हैं और चाहते हैं कि आप महल में आएं। रानी ने सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि आप सबके सामने अपनी माफी स्वीकार कर सकें। अब आप कृपया महल में पधारें, रानी आपका स्वागत करेंगी। दिवाकर ने मन ही मन सोचा कि आखिरकार रानी ने समझदारी दिखाई और बोल दिया, ठीक है, यह अच्छा संकेत है। जाकर कह दो कि हम जल्द ही सभी मंत्रियों के साथ महल में पहुंचेंगे। रानी सावित्री ने अपनी सूझबूझ से पक्षी बने राजा प्रताप को महल के एक सुरक्षित रोशनदान में छुपा दिया ताकि वह पूरी घटना को देख सके। अब वह खुद राजा दिवाकर और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद दिवाकर अपने मंत्रियों के साथ महल में पहुंचा। रानी सावित्री ने राजा दिवाकर का भव्य स्वागत किया, उनकी आरती उतारी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज,
मैं अपने पूर्व व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं। मैंने आपको महल में आने से रोका, लेकिन यह मेरे पतिव्रता होने के कारण आवश्यक था। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। अब आप कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि इतने लंबे समय के बाद पुरानी बातों को याद रखना कठिन होता है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने गए थे तो आपने मुझे निशानी के रूप में यह कार्य सौंपा था। रानी सावित्री ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और बोली, जब भी आप 15वीं विद्या सीख कर लौटते, मुझे सबसे पहले उसका चमत्कार दिखाना था, ताकि मैं पहचान सकूं कि आप ही असली राजा हैं। लेकिन आपने जब वापस आए मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इस कारण मुझे आपके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ा। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने सभी मंत्रियों के सामने अपनी 15वीं विद्या का अद्भुत चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। रानी के इन शब्दों से दिवाकर का मन भी प्रसन्न हो गया। वह अपनी विद्या दिखाने के लिए उत्साहित हो गया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि असली राजा प्रताप उस छुपे स्थान से उसकी पूरी रासलीला देख रहे हैं। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहती हैं? रानी सावित्री ने तुरंत आदेश दिया कि नौकर मरा हुआ कुत्ता वहां लाए। जैसे ही कुत्ता दिवाकर के सामने रखा गया, पूरे कक्ष में एक रहस्यमय चुप्पी छा गई। रानी सावित्री ने मंत्रियों की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि अब असली राजा प्रताप ने अपनी 15वीं विद्या की शक्ति को पूरी तरह सिद्ध करने की तैयारी कर ली थी। रानी सावित्री ने राजा दिवाकर से कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जीवित करें और अपनी अद्भुत विद्या का परिचय दें। राजा दिवाकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिवाकर ने चुपचाप मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवन पाकर दहाड़ने लगा। अब दिवाकर के प्राण कुत्ते में समा गए थे। इस बीच रोशनदान में छिपे पक्षी बने राजा प्रताप ने भी तुरंत मंत्रों का जप किया और अपने प्राण स्वयं के शरीर में वापस डाल दिए। जैसे ही वह प्रकट हुए तो लोग चकित रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे कि यह अद्भुत कैसे हो सकता है। राजा प्रताप ने तुरंत आदेश दिया, मोटी जंजीरें लाओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांध दो ताकि यह भाग न सके। महाराज के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाकर कुत्ते को मजबूती से बांध दिया गया। इसके बाद राजा प्रताप ने उपस्थित सभी मंत्रीगणों को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने और रानी सावित्री ने मिलकर अपने शरीर को पुनः प्राप्त किया। सभी मंत्रियों ने शर्मिंदा होकर कहा, महाराज, क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान नहीं पाए। हमें संदेह तब हुआ था जब इसने तोते मारने की योजना बनाई थी। अब आप ही इसकी सजा दें। राजा प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है। इसे ऐसी सजा दी जाएगी जिससे यह जीवन भर पछताए। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और सभी प्रजा को सूचित किया जाए कि जो भी व्यक्ति इस द्वार से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही बाहर निकल सकता है, और जो भीतर आएगा वह भी 2 जूते मारकर आए। यही हमारा न्याय है। इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है। इसे ऐसी सजा दी जाएगी जिससे यह जीवन भर पछताए। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और सभी प्रजा को सूचित किया जाए कि जो भी व्यक्ति इस द्वार से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही बाहर निकल सकता है, और जो भीतर आएगा वह भी 2 जूते मारकर आए। यही हमारा न्याय है। जैसा आदेश था वैसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए। पहरेदारों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे भीतर या बाहर न जा सके। इस बीच राजा प्रताप ने मरे हुए पक्षी का अंतिम संस्कार अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ किया। इसके बाद उन्होंने खुशी खुशी अपने राज्य का संचालन संभाला। दोस्तों, यही जीवन का संदेश है कि सबसे गुप्त राज्य अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वही भरोसा तोड़ सकता है।
कहानी सुनाते सुनाते धनवंत और भोला की रात भी गुजर गई। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सबसे दुखद सत्य यही है कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, दुश्मन नहीं। जो दोस्त पीठ पीछे वार करे वह वास्तविक धोखेबाज होता है। धोखा देने वाले दोस्त और छाया में अंतर इतना है कि छाया धूप में साथ छोड़ देती है, पर असली दोस्त बुरे वक्त में साथ देता है। सच्चे दोस्त साथ रहते हैं, नकली दोस्त छोड़ जाते हैं। जिसे अपना समझकर दर्द साझा किया वही कभी कभी सबसे बड़ा जख्मी कर देने वाला निकलता है। धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। झूठा दोस्त छिपे हुए दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है। विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द जीवन भर बना रहता है। जिस दोस्त के लिए सब कुछ किया वही कभी कभी सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। धोखा दोस्ती को खत्म कर सकता है, लेकिन वह जीवन भर का सबक भी छोड़ जाता है। वही दोस्त पीठ में खंजर घोंपते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ दोस्त सिर्फ नाम के होते हैं और वक्त आने पर असली और नकली की पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती है। जिसने दोस्त बनकर धोखा दिया उसने दुश्मन से भी बड़ा घाव दिया। विश्वास की डोरी एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बांधने पर भी गांठ रह जाती है। सच्चे दोस्त वक्त के साथ परखे जाते हैं, जबकि झूठे दोस्त समय के साथ खुद दूर चले जाते हैं। दोस्ती एक मोमबत्ती की तरह होती है। यदि यह गलत हाथों में चली जाए तो अंधेरा फैलाने में देर नहीं लगती। धोखा मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। हर अनुभव एक सीख होता है। इसे अपने आत्मसम्मान और समझदारी को मजबूत करने के अवसर के रूप में लें। नई दोस्ती में जल्दबाजी न करें। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले समय लेकर परखें। खुद को दोष न दें। यह मत सोचें कि आपकी गलती थी। धोखा देने वाला ही गलत होता है, भरोसा करने वाला नहीं। अपने रहस्यों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि यह आदत आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। मित्रता सोच समझ कर करें, क्योंकि वही मित्र कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे समझदारी से उपयोग करें और सही दिशा में लगाएं। अपने मित्रों और शत्रुओं का सही मूल्यांकन करना सीखें। स्वार्थी और धोखेबाज लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। जीवन में सचेत रहें और विश्वास देने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। जय श्री कृष्णा। जिस व्यक्ति ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया वह केवल आपका समय ही नहीं चुराता, वह आपकी भावनाओं, आपके विश्वास और आपकी सरलता का भी अपमान करता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय यह समझना बेहद जरूरी है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला दिल से शुभ चिंतक नहीं होता। दुनिया की भीड़ में दो ही लोग आपके असली होते हैं, एक जो आपकी गलतियों के बावजूद साथ खड़ा रहता है और दूसरा जो आपकी अच्छाइयों के कारण आपसे जुड़ा रहता है। बाकी लोग तो परिस्थितियों के हिसाब से आते जाते रहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति सामने से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक होता है, क्योंकि वही आपको मजबूती से खड़े रहना सिखाता है। पर जो व्यक्ति दोस्ती बनाकर भीतर से वार करता है वही असली खतरा होता है, क्योंकि वह आपके विश्वास के अंदर घुसकर आपको वहीं चोट देता है जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो आत्मसम्मान को कभी गिरने न दें। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं उन्हें अपने प्रयासों का ईंधन बना लें। जो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी प्रगति से उन्हें जवाब दे दें। जब लोग आपको समझने से इनकार कर दें तो अपने आप को समझना शुरू कर दें। जब लोग आपके रास्ते में रुकावटें डालें तो उन्हें सीढ़ियां बना लें। याद रखिए, हर वो व्यक्ति जो अचानक दूर हो जाता है वास्तव में आपकी जगह किसी और के जीवन में ढूंढ चुका होता है, और हर वो व्यक्ति जो मुश्किल समय में पास खड़ा रहता है वही आपका वास्तविक अपना होता है।
अंत में यही समझ लीजिए कि इंसान का चरित्र उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। दुनिया में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, दिल खोल कर कीजिए, पर दिमाग को साथ रखकर। वक्त, रिश्ते और अनुभव, ये तीन चीजें मिलकर ही हमें सिखाती हैं कि किसे दिल में जगह देनी चाहिए और किसे दूरी पर रखना ही बेहतर है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपनी सीमाओं का सम्मान करें और ऐसे लोगों को ही अपने जीवन में जगह दें जो आपकी आत्मा को शांति देते हैं, आपकी प्रगति में रुकावट नहीं डालते। जीवन आपका है, इसे संभाल कर समझदारी से और आत्मसम्मान के साथ जिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, वही पीछे से आपकी कमियां गिनाते हैं। जो लोग आपकी सफलता पर ताली बजाते दिखते हैं, वही मन ही मन आपकी गिरावट का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए सीखिए, सब पर भरोसा करना महानता नहीं, बल्कि अनुभव की कमी है। महान वह है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए इरादों को पढ़ सके और मीठे शब्दों में छिपे हुए जहर को पहचान सके। हर इंसान के भीतर दो संसार होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह अपने भीतर छुपाए रखता है। असली समझदार वही है जो इस भीतर के संसार को पहचान ले। लोग चाहे आपको धोखा दें, छोड़ जाए या आपके साथ अन्याय करें, आप हमेशा याद रखें कि आपकी कीमत उनके जाने से कम नहीं होती। आपका मूल्य आपके भीतर है, उन लोगों में नहीं जो आपको छोड़कर चले गए। जो लोग आपका साथ निभाते हुए भी आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, वे आपकी कमजोरी नहीं बताते, बल्कि यह बताते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो उनके भीतर नहीं है। जीवन आपको बार बार गिराएगा, केवल इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बनने वाले हैं। हर गिरावट आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिखाने के लिए आती है। असली परिपक्वता तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको चोट पहुंचाते हैं ताकि आप उनके स्तर पर उतर आइए। जब आप चुप रहते हैं तो वे खुद ही अपनी हरकतों से छोटे साबित हो जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है कि आप शांत रहें, आगे बढ़ें और इतना सफल बन जाए कि जिन्होंने आपको तोड़ा था उन्हें अपनी नजरें झुकानी पड़े। याद रखिए, चुप्पी में एक ताकत होती है और समय में एक न्याय। आज जो लोग आपका अपमान करते हैं, वही कल आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि दुनिया वही सुनती है जिसकी गूंज दूर तक जाती है, और गूंज हमेशा मजबूत लोगों की होती है। और हां, वक्त बड़ा अजीब होता है, यह उन लोगों को आपकी ओर झुका देता है जिनके सामने आप कभी हाथ फैलाते थे, और यह उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जिन्हें खोने का आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यही वक्त आपको सिखाता है कि किसे संभाल कर रखना है और किसे छोड़ देना ही बेहतर है। रिश्ते कभी भी खून या नाम से नहीं चलते, वे भरोसे से चलते हैं, और जहां भरोसा टूटता है वहां रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत हो, धीरे धीरे बिखरने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने आप को इतनी कदर दें कि कोई आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल न कर सके। अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी धोखा आपकी रोशनी को कम न कर सके, और अपने जीवन को इतनी इज्जत दें कि लोग आपकी मौजूदगी को एक आशीर्वाद समझें, बोझ नहीं। जीवन की यही कला है, मुस्कुराते रहो, मजबूत बनो और दिल में इतनी रोशनी रखो कि दूसरों की अंधेरी नीयत भी उसमें झलकर खत्म हो जाए